माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः। न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। नमस्ते मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत। संस्कृत व्याकरण में आज ये चतुर्थ भाग शुरू हो रहा है। जो विद्यार्थी इसको नियमित रूप से देख रहे हैं उन्हें ये पता है कि पहले हमने महिला पाठशाला में वर्ण विचार, जिसको हमने माहेश्वर सूत्र और संज्ञा प्रकरण जो कहते हैं, उसके बारे में हमने बात करी थी। ये संस्कृत व्याकरण की आज 20वीं कक्षा है। उसमें 5 आरंभिक जो कक्षाएं थी वो वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन से संबंधित थी। उसके बाद में मैंने शब्द रूप का विश्लेषण किया। शब्द रूप में संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, सर्वनाम शब्द, संख्यावाची शब्द, उनके बारे में हमने बात करी। अव्यय प्रकरण की हमने बात करी। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं मित्रों, वह आज है जिनके बारे में हम बात करेंगे, वह है लकार क्या है, गण किसे कहते हैं, धातु संस्कृत में किसे कहते हैं, क्रिया से क्या तात्पर्य है, पुरुष किसे कहते हैं और वचन किसे कहते हैं। आज संपूर्ण व्याकरण की दृष्टि से यदि हम बात करें तो लकार, गण, धातु, क्रिया, पुरुष और वचन, इनके बारे में आज हमारी बात होने वाली है। मित्रों, अभी आरंभ में जो हमने पद्य बोला बहुत सुंदर था। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितो। ऐसी माता शत्रु है और पिता वैरी है जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि ऐसे बालक जो पढ़े नहीं हैं, ना शोभते सभा मध्य, ऐसे बालकों की शोभा नहीं होती है। कहां पर? सभा मध्य। वो सभा मध्य ठीक वैसे ही लगते हैं, वैसे ही अपमानित होते हैं जैसे हंस मध्य बको यथा। हंसों की टोली में कोई यदि बगुला घुस जाए, एक समान वर्ण का होने के कारण, परंतु बगुले की कोई जो है सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं होती, हंस तो हंस ही होता है। तो हम में आप सब लोगों से उसी हंस का, जो हंस पक्षी का बहुत बड़ा गुण होता है, नीरक्षीर विवेक न्याय। विद्यार्थी की दृष्टि हंस की दृष्टि की भांति होनी चाहिए, जो नीर और क्षीर को अपने विवेक बुद्धि से क्या करणीय है, क्या पठनीय है, क्या अपठनीय है, क्या पाठ्य है, क्या अपाठ्य है, कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये विवेक दृष्टि उस हंस की भांति यदि आपके मन मस्तिष्क में कहीं आ गई, प्रविष्ट हो गई, तो फिर आप उस हंस रूपी विद्यार्थी कहलाने के अधिकारी हैं। आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया, तभी आप इस कक्षा को देख रहे हैं। उनको प्रणाम करें, अपने आप को हंस की भांति मानते हुए उस निरक्षीर दृष्टि से आज इस कक्षा का हम आस्वादन करें। हम सब लोग साथ में मिलकर के ये कक्षा आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो, सफलता में आपको जो है सहायक हो, यही मेरे भाव है। और इन्हीं भावों के साथ आज कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं करने वाला हूं। संस्कृत व्याकरण में लकार क्या है, गण किसे कहते हैं, धातु से तात्पर्य क्या है, क्रिया क्या है, पुरुष क्या है और वचन क्या है। मित्रों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा एक तरह से अनुवाद प्रकरण शुरू हो रहा है। इसके बाद में मैं अनुवाद के ऊपर कक्षाएं लेने वाला हूं। आज की जो ये कक्षा है, इसमें मैं प्रयास ये करूंगा कि नहीं जानने वाला कुछ सीख जाए और सीखा हुआ जो है वो थोड़ा और ऊपर हो जाए। मेरी ये इस कक्षा में चेष्टा रहेगी। आप उस मेरी जो वृत्ति है उसको पकड़ने की कोशिश करना। मैंने कहा इस कक्षा में मैं ऐसा संतुलन करूंगा कि जो सीखा हुआ है वो और सीखेगा और जो नहीं सीखा हुआ है वो जरूर यहां से कुछ न कुछ सीखेगा। क्या है देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं मित्रों लकार। सामान्य रूप से यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश में जिसको हम टेंस कहते हैं, हिंदी में जिसको हम काल, समय कहते हैं, वृत्ति, पक्ष, मोड कहते हैं, संस्कृत में उसके लिए शब्द आता है लकार। वर्णमाला को याद कीजिएगा। जब हमने संस्कृत वर्णमाला की बात करी थी तब मैंने आपको कहा कि संस्कृत में वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए
किसी भी वर्ण के आगे कार जोड़ दिया जाता है। ककार है, गकार है, चकार, तकार, अकार, आकार, इकार, उकार, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो ये लकार का मतलब क्या है? ल से आरंभ होने वाले। इस लकार का मतलब तो ल है वैसे, लेकिन संस्कृत में समय को लकार नाम से क्यों कहा गया, और इसके पीछे का तर्क यह है कि मित्रों संस्कृत व्याकरण में ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। यदि आपसे पूछ ले कि संस्कृत व्याकरण आहत्य लकाराणाम कति संख्या, माने कुल मिलाकर कितने संख्या है, तो संस्कृत व्याकरण में यदि कुल लकारों की मैं बात करूं, कुल लकार जो है वह कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये 10 लकार है, 10 लकार है। लेकिन जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो है, पाठ्यक्रम में या आधुनिक संस्कृत में कुछ भी कह सकता हूं, क्योंकि आधुनिक संस्कृत ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनती है। तो पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है, पाठ्यक्रम में निर्धारित लकारों की यदि संख्या आपसे निर्धारित लकार यदि पूछा जाए तो वो कितने लकार है कि 5 लकार है। चलिए मित्रों, 2 बातें हमने करी कि संस्कृत व्याकरण में कुल लकार जो है वो 10 है, और पाठ्यक्रम में निर्धारित माने आपके रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या महाविद्यालयी जो विद्यार्थी हैं, या जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, या 9वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए 5 लकारों का उपयोग होता है। हमें उनके बारे में जानना चाहिए। लेकिन ये 10 लकार कौन कौन से थे, तो देखिएगा इनका एक क्रम है। अभी मैं याद करा दूंगा आपको। लट लकार, फिर लट के बाद में लिट है, लिट के बाद में लुट है, फिर लिट है, फिर लेट है, फिर लोट है, फिर लंग है, फिर लिंग है, फिर लुंग है, और अंतिम जो है वो है लिंग लकार। तो मित्रों ये 10 लकार है। इनको देख करके डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा। आपने जो यदि मेरा जो तरीका है उसको आपने सीखा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लकार क्यों है, क्योंकि सब के आरंभ में ल ल ल ल आ रहा है, और सब के आरंभ में ल ल आने के कारण उसको हमने लकार कहा। देखिए लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लोंग, लिंग। एक बार मेरे साथ बोले, लट लिट, मेरे साथ बोलिएगा, प्रयास कीजिएगा। लट लिट लुट लिट लेट, लट लिट लुट लिट लेट लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। इस प्रकार से ये जो है 10 लकार है। मित्रों इस 10 लकारों में जो 6 लकार है, आरंभिक जो 6 लकार हैं, उनको हम बोलते हैं टिथ, और अंतिम जो 4 लकार है उनको हम बोलते हैं गित। ऐसा क्यों? पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि देखो यहां पर क्या है, ल है, और यहां पर क्या है, देखो ल में क्या है, अ है, फिर अ के बाद में क्रमशः वर्णमाला में ई आता है, फिर उ आता है, फिर री आता है, फिर ए आएगा क्रम में, और फिर ओ आएगा। तो पहले तो ये ध्यान रखो, आगे टाटा जोड़ देना है। ल में अ मिलाओगे तो लट हो गया, सबको याद हो गया होगा 1 सेकंड में। फिर लट के बाद में अ के बाद में ई, ऐसे क्रम में याद रखो। अ के बाद में आ नहीं है, क्योंकि आ से शुरू होने वाला कोई लकार नहीं है। तो लट है, फिर लिट है, फिर लुट है, फिर लिट है, ल में री है, और लेट में ल में ए है, तो लेट लकार, और ई लोट में ओ है। इसका मतलब ये हुआ लोट में जो है वो ओ है, ये आप जो है भ्रांति नहीं हो आपको, ओ है। तो इसका मतलब आपको अ ई उ री ए ओ ये दिमाग में बिठाना है। और फिर आप मेरे साथ अब बिना देखे बोलिएगा, लट लिट लुट लिट लेट लोट। हो गया होगा याद। उसके बाद में देखो ये 4-6 लकार जो आरंभिक है उसको हमने टित कहा है, और टित कहने का मेरा जो आशय है वो ये है कि इन सब के अंत में ट ट ट ट ट ट ट है, और ट की जिसमें इत्संज्ञा हुई है। इत्संज्ञा संस्कृत का एक पारिभाषिक शब्द है, मानी कोई वर्ण जो अंत में जो हल वर्ण होता है उसको हम इत वर्ण कहते हैं। तो यहां पर देखो ट में इत है, ट में इत, ये इत संज्ञक है जिसको हम हलंत कहते हैं। इसलिए ट की इत संज्ञा जिसमें हुई है वो टित है,
और 4 लकार मानी लंग से लेकर के लंग, लिंग, लुंग, लिंग, यहां पर इसके अंत में ंग आ रहा है, इसलिए इसको हम गित कहते हैं। तो एक हो गया टित और एक हो गया गित। 6 आरंभिक लकार टित है और 4 लकार जो है वो गित है। इनका आगे प्रयोजन होता है, लेकिन हम अभी बात करने वाले नहीं है, क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, पूरा का पूरा शास्त्र है। लकार इतना बड़ा है कि लकार के बारे में यदि हमने 5-7 दिन बात करें तो भी कम है, लेकिन अभी हमारी जो दृष्टि है वो परीक्षा की दृष्टि है, हमें उसके अनुकूल ही उतना ही पढ़ना है जितना परीक्षा में आता है। चलिए मित्रों, अब देखो इनको याद करने का तरीका वही है। अ है ल में, ली में फिर ई है, लू में फिर उ है और री है। ये 4 ह्रस्व वर्ण है, अ ई उ री, अ ई उ री। तो ये 4 में आगे अंग जोड़ दो, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। अब आपको ये 10 लकार याद होंगे। मैंने ये 10 लकार इसलिए क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण में कुल लकारों की संख्या कितनी है। तो कुल लकारों की संख्या जो है वो 10 है। जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो कितने लकार है कि 5। कोई भी प्रश्न ऐसा आता ही नहीं है कि लकार कितने होते हैं, 5 नहीं, 5 पाठ्यक्रम में निर्धारित है, लेकिन कुल लकार जो है वो 10 है। अब इन लकारों के बारे में कुछ हम जानते हैं मित्रों। एक तो ये ध्यान रखो कि इसमें 5वां लकार कौन सा है। आप देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5वां लकार जिसको हमने लेट लकार कहा है, इस लकार का प्रयोग केवल और केवल वैदिक संस्कृत में हुआ है। पहली महत्वपूर्ण चीज मैं इनको हटा रहा हूं, 6 लकार थी, तो और ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे तो याद रह जाएगा क्योंकि 6 में टित है, ट है और 4 में ंग है। ऋत मत बोलना है, इसको ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता है मित्रों। इसमें एक लकार है लिंग, और ये जो लिंग लकार है इसके 2 भेद हैं। एक तो है विधिलिंग, एक है विधिलिंग। कुछ लोग विधिलिंग को इस तरह से लिंग ऐसे लिख देते हैं, ये लिंग, ये लिंग जो है वो चिन्ह और पहचान, लक्षण, अभिलक्षण वाला है। ये केवल लिंग है, ये लिंग है, ये लिंग है। तो विधिलिंग है और एक है आशीर्लिंग। आशीर्लिंग तो ये जो है वो आपके लिंग लकार के 2 भेद हो गए, विधिलिंग और आशीर्लिंग। कुल 10 थे, 10 में से एक को हमने क्या बना दिया, वैदिक लकार। तो कितने रह गए, 9 हो गए। लेकिन फिर लिंग लकार के 2 भेद हो गए, विधिलिंग और आशीर्लिंग। तो फिर एक बढ़ गया, तो फिर जितने थे उतने ही हो गए। और आधुनिक संस्कृत में भी 10 लकारों का प्रयोग होने लग गया, यानी लौकिक संस्कृत में भी 10 लकारों का प्रयोग होने लग गया। ये एक बात थी। ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है कि लकारों में कौन सा लकार है जिसका प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है। तो वैदिक संस्कृत में जिसका प्रयोग होता है वो केवल और केवल लेट लकार है। ये ध्यान रखना, ये 5वां लकार है क्रम से। और फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि लकारों में ऐसा कौन सा लकार है जिसके 2 भाग हो जाते हैं। तो लिंग लकार के 2 भाग, एक तो विधिलिंग माने चाहिए और एक आशीष लिंग माने आशीर्वाद देने के अर्थ में आशीर्लिंग का प्रयोग होता है। आइए मित्रों, अब इसमें आप ये ध्यान रखें कि आपके पाठ्यक्रम में मैं ऊपर वाले ये मिटा देता हूं ताकि जो है आपको समस्या नहीं होगी कहीं। ये तो आपको केवल समझाने के लिए ऐसा था कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। मित्रों देखिए, लट लकार जो है इसका प्रयोग हम वर्तमान काल में करते हैं। ये एक तरह से मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं। लट लकार का जो प्रयोग है वो वर्तमान काल में होता है। हिंदी में सामान्यतया 3 काल होते हैं जिसको हम वर्तमान, भूत और भविष्य कहते हैं। इंग्लिश में भी, हालांकि उसके भेद फिर आगे हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन संस्कृत में जो काल है उसका सूक्ष्म विश्लेषण हमारे ऋषियों ने 10 प्रकार से किया और उसका अभी वर्तमान में 5 है। तो लट लकार जो है वो वर्तमान काल है। मित्रों वर्तमान काल की पहचान क्या है, मानी ऐसा वाक्य जिसमें ता, ती और ते आ जाए, या फिर रहा, रही और रहे आ जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, संस्कृत व्याकरण में क्रिया में लिंग नहीं होता। मानी संस्कृत व्याकरण की कोई भी जो क्रिया है वो लिंग के अनुसार नहीं बदलती। बालक है तब भी बालकः पठति और बालिका है तदपि बालिका पठति। अस्य तात्पर्यं किमस्ति यत् संस्कृत भाषायां
तत्र क्रियायाम लिंग न भवति या क्रिया लिंगानुसारम परिवर्तिता न भवति, ये हमें ध्यान रखना है। देखो इंग्लिश में जिसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट टेंस कह रहे हैं, वो दोनों का प्रयोग जो है हमारा वर्तमान काल करता है। जैसे यदि मुझे ऐसा करना है कि बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, मित्रों बालक पुस्तक पढ़ता है, और या फिर पढ़ता है की जगह मैं कह दूं कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है, दोनों ही वाक्य जो है उसका अनुवाद जो है बालकः, मैंने कहा कि ये कक्षा आरंभिक विद्यार्थियों के लिए भी है और जो आगे कुछ है उनके लिए भी सिखाने के लिए, दोनों का संतुलन करके चल रहा हूं। दूसरी बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत व्याकरण में, इस प्रकरण से मैं आपको संस्कृत सिखाने वाला हूं, इनको अंतिम तक सुने, ये ध्यान रखिएगा। अगले 3 दिन बाद में आप संस्कृत स्वयं जो है स्वयं बोलने लग जाएंगे, लेकिन आपको मेरे साथ अभ्यास करना होगा। मित्रों बालक पुस्तक पढ़ता है या बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों का जो अनुवाद जो संस्कृत में होता है, ये बालकः पुस्तकम पठति। कुछ लोग इसको क्षत्रिय प्रत्यय से बालकः पुस्तकम पठन् अस्ति इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों को कुछ वैयाकरण जो है वो अशुद्ध और गलत प्रयोग मानते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, ता है तब भी बालिका पुस्तक पढ़ती है, तब यहां पर बालिका आ जाता और कोई अंतर यहां पर नहीं आता। तो वर्तमान काल जो है वो उसकी पहचान ये है, हिंदी में ऐसे जितने भी वाक्य जिसमें ता ती ते रहा रही रहे आ रहे हैं, उन सभी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको लट लकार का प्रयोग करना चाहिए। अब लट लकार क्या होता है उसके बारे में हम जब धातु से बात करेंगे, अभी हम धातु की बात ही नहीं कर रहे, लेकिन सामान्यतया हम जानते हैं कि लट लकार जो है उसमें 2 तरह से धातु के रूप चलते हैं, पठति पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामि पठावह पठामह, इस प्रकार से। और या फिर सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवे थे सेवद्वे सेवे सेवा वहे सेवा महे, इस प्रकार से प्रश्नमयी पद और आत्मनेय पद में रूप चलते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इसका प्रयोग होता है। मित्रों वर्तमान का मतलब क्या होता है? तो वर्तमान जो काल है उसके लिए ऐसा काल मानी ऐसा काल, देखिएगा वर्तमान की परिभाषा बहुत सुंदर परिभाषा है, प्रारब्धो अपरिसमाप्तो, अपरिसमाप्तस्य, प्रारब्धो अपरिसमाप्तस्य कालः वर्तमान कालः। देखिए वर्तमान काल की परिभाषा क्या है, यदि आपसे कोई पूछे तो प्रारब्धो अपरिसमाप्तस्य कालः वर्तमान कालः। इसको बार बार रखिएगा। मैंने आपको ये बता दिया कि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, ती ते अंत इसके प्रत्यय होते हैं, राह ता ती ते और रहा रही रहे, इन दोनों ही प्रकार के वाक्य जो हिंदी में है उनका अनुवाद हम हमेशा ही लट लकार से करेंगे। आगे अनुवाद प्रकरण में विस्तार से बात करेंगे। बालक पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है, दोनों का अनुवाद यही होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या है, कहता किसे है। मानी प्रारब्ध जो प्रारंभ हो गया है, अपरिसमाप्तस्य ऐसा समय का ऐसा जो है काल या ऐसा अंश जिसकी शुरुआत हो चुकी है, प्रारब्ध आरंभ हो गया है, अपरिसमाप्तस्य, लेकिन वह अभी समाप्त नहीं हुआ है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा जो काल है वह वर्तमान काल है। मानी वर्तमान काल का आरंभ का पता होता है, समाप्ति का पता नहीं होता, यह वर्तमान काल है। और इस प्रकार के सभी तरह की चीजें जो है वो वर्तमान काल में परिगणित होती है। ता ती ते रहा रही रहे, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उसका संस्कृत में अनुवाद हम लट लकार से करते हैं। मित्रों वर्तमान काल का प्रयोग जो है किसी शाश्वत सत्य को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। कोई शाश्वत सत्य है, कोई शाश्वत सत्य है, उस शाश्वत सत्य को प्रकट करने के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। शाश्वत सत्य, जैसे मैं कहूं कि चिरम पर्वतास तिष्ठन्ति, देखो जैसे मैंने कह दिया कि चिरम पर्वतास तिष्ठन्ति, मूल धातु स्था होती है, स्था का तिष्ठ हो जाता है, तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके जाऊंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति, जो बालक, जो शिष्य, जो विद्यार्थी जिस भी भाव से पढ़ रहा है, वो यदि पूरे मनोयोग से इन कक्षाओं को पढ़ेगा तो संस्कृत आपकी मुट्ठी में होगी। संस्कृत अनुवाद आप तुरंत कर सकते हो। देखिए
किसी शाश्वत सत्य को प्रकट करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। शाश्वत सत्य क्या है? पर्वत तिष्ठन्ति, एक खड़े रहते हैं या एक जगह स्थिर रहते हैं, ये जो है शाश्वत सत्य है। तो हमने क्या कहा? चिरम पर्वतास तिष्ठन्ति, वो एक जगह शाश्वत है, शाश्वत सत्य है। जैसे मैंने कहा महाकवि कालिदास की का एक जो है भृगुवंश महाकाव्य की शुरुआत है। अस्तु उत्तरशाम दिशि देवात्मा हिमालो नाम नगाधिराज, नगाधिराज अस्तु उत्तरशाम दिशि देवतात्मा। अस्ति उत्तर, तो अस्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले का है। उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो, हिमालयो नाम नगाधिराज, हिमालय का जब वो वर्णन करते हैं तो वो ह का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब शाश्वत सत्य। जैसे मैं कहता हूं कि सूर्य पूर्वात उदयति, उदयति जो प्रयोग किया है वह लट लकार है, सूर्य जो है वो पूर्व से उदय हो रहा है। इसी प्रकार आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि लट लकार में जो धातु का रूप होता है, ऐसे इसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने कहा मैं इन कक्षाओं को एक केवल और केवल उतना ही ज्ञानात्मक दृष्टि से आपके सामने लेके आता हूं जो आप में परीक्षा के लिए वर्तमान काल का और बहुत सारे प्रयोग हैं। नाटकों में किस प्रकार से प्रयोग, काव्य में किस प्रकार से प्रयोग, कहां कहां पर कैसे कैसे इसका प्रयोग हुआ, ये हम जानते हैं। लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैं बता रहा हूं। देखिए, कोई भी धातु का जो रूप होता है, धातु के रूप में इसमें जोड़ देने से लट लकार की जो धातु होती है वो लंग लकार मानी वर्तमान काल की जो धातु है वो भूतकाल की धातु में परिवर्तित हो जाएगी, लंग लकार में बदल जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे देखिएगा, जैसे मैं कहता हूं कि राम जा रहा था, अब राम जा रहा था, यहां पर रही रहे थे, था तो था ही नहीं, था तो पास्ट का होता है जो भूतकाल होता है। तो राम जा रहा था, अस्य वाक्यस्य अनुवादं कथम कुर्मः, इस वाक्य का अनुवाद हम कैसे करते हैं? तो देखिएगा, राम, अब या तो फिर जो है आप ऐसे करो कि भाई अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। हर व्यक्ति गच्छति जानता है, तो राम आगे लगाओ गच्छति और आगे जो है स्म जो है वो अव्यय जोड़ दो। तो ये स्म नहीं करना, ये विसर्ग नहीं जोड़ना, ये ध्यान रखना, केवल स्म जो वो जोड़ोगे तो वह तो अस धातु का रूप हो जाएगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्तः, अस्मि स्वः स्मः, इस प्रकार से रूप हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो कि कोई भी जो लट लकार का जो रूप है, चाहे किसी भी वचन का है, जैसे मैंने कहा कि बालकाः धावन्ति स्म, इसका मतलब क्या हुआ? बालक दौड़ रहे थे, धावती, धावता, धावन्ति और स्म, बालकाः धावन्ति स्म मानी बालक दौड़ रहे थे। मित्रों, कहने का मेरा मतलब यह है कि लट लकार के साथ में आप स्म जोड़ देते हो, इसमें जोड़ देने से वो लट लकार की जो क्रिया है वह क्या हो जाती है? भूतकाल की क्रिया हो जाती है। अब ये लट लकार जो है इसके लिए सूत्र कौन सा है? तो ये भी ध्यान रखो कि लट लकार का प्रयोग करने के लिए महर्षि पाणिनि ने जो, भगवान पाणिनि ने हमें जो सूत्र दिया वह सूत्र है वर्तमाने लट, मानी वर्तमान काल की विवक्षा जो होती है उसमें लट लकार का प्रयोग होता है। मैंने मेरी तरफ से लट लकार का प्रयोग कहां होता है, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में बात करी। मित्रों, मैं आपको ऐसे सीधा आकर के पठती पठता पठंती पढ़ाऊंगा तो मैं शिक्षक नहीं हूं, फिर वो सब पुस्तकों में लिखा हुआ है। ये जो चीजें हैं वो क्रियात्मक ज्ञान है। इन क्रियात्मक चीजों को जब आप पढ़ोगे तभी परीक्षा में आप प्रश्नों का समाधान कर सकते हो, अन्यथा आप रट करके नहीं। अब आपसे देखिएगा, अब वर्तमान काल की परिभाषा पूछी तो प्रारब्धो अपरिसमाप्तस्य कालः वर्तमान काल। आपको कोई जो है वाक्य का अनुवाद करना है, स्मॉल जोड़ दो लट लकार के साथ में। कौन सा, ये सेकंड ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है, कौन सा सूत्र है जिससे लट लकार होता है? तो वर्तमाने लट, इससे लट लकार का प्रयोग हो जाएगा। चलो मित्रों, ये लट लकार हमारा पूरा हो गया। मैं इसको जो है पूरा होने का मतलब इसके बारे में हमने बात कर ली, केवल लकार के बारे में। अब हम आगे कक्षाओं में इसके बारे में, लट लकार के बारे में पूरी बात करेंगे। मैं इनको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, उसके बाद में लिट लकार का प्रयोग जो है वो दूसरा लिट है। तो लिट लकार का प्रयोग जो है वो भूतकाल में होता है, और भूतकाल जो है, ये भी मिटा रहा हूं,
भूतकाल जो है मित्रों, उस भूतकाल के व्याकरणात्मक दृष्टि से यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, भूतकाल के 3 भेद होते हैं। जो भूतकाल है उसके 3 भेद होते हैं। एक जो है उसको बोलते हैं अनद्यतन, एक भूतकाल जो है उसको बोलते हैं परोक्ष भूत, और एक तीसरा जो भूतकाल का जो भेद किया है व्याकरणाचार्यों ने वो किया है सामान्य। तो भूतकाल के 3 भेद हो गए। कौन कौन से वे? अनद्यतन भूत, परोक्ष भूत और सामान्य भूत। रीट इत्यादि परीक्षाओं में भी ये पूछा जा सकता है। आपसे यदि पूछ ले कि लंग लकार किस अर्थ में होता है, ये देखिएगा, ये लंग लकार है, तो हम सभी जानते हैं कि लंग लकार जो है वो किस अर्थ में होता है कि भूतकाल में होता है। पास्ट में लंग लकार मानी अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये जो इस प्रकार के जो रूप आप देख रहे हो, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ये इस प्रकार के जो रूप देख रहे हो ये लंग लकार की क्रिया है। लेकिन ये लंग लकार तो भूतकाल के 3 भेद हो गए। कौन कौन से? एक तो अनद्यतन, एक परोक्ष और एक सामान्य। तो ये लंग लकार किस अर्थ में होता है? अनद्यतन में होता है कि परोक्ष में होता है कि सामान्य भूतकाल में होता है? यदि आपसे ये प्रश्न किया कि लंग लकार भूतकाल के किस अर्थ में होता है, तो अनद्यतन भूत में लंग लकार होता है कि परोक्ष में होता है कि सामान्य में होता है? तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां होता है। पहले 3 शब्दों को देखो। अनद्यतन का मतलब क्या है मित्रों? इसका विग्रह करके देखो, ये बहुत काम आने वाला शब्द है। अन, अद्य और तन। इसमें अन तो उपसर्ग है, अन का मतलब नहीं, अद्य कहते हैं आज को। मैं पढ़ा चुका हूं ये चीज आपको अव्यय प्रकरण में। अद्य मानी आज, अद्य स्वम वासरः अस्ति, इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था, आप याद कीजिएगा। अन मानी नहीं और तन मानी का, तन एक प्रत्यय, पुरातन, नूतन, इस प्रकार से। अद्यतन, हयस्तन, श्वस्तन, हयस्तन पत्रिका ऐसा, तो इस प्रकार से तन प्रत्यय। अद्य मनी आज, तन मनी का, अन मनी नहीं। जो आज का नहीं है वो अनद्यतन है। जो आज का नहीं है, जो आज नहीं घटित हुआ, अर्थात बीते कल या उससे पूर्व जो घटित हुआ है वह अनद्यतन है। और मित्रों एक सूत्र है अनद्यतने लंग। महत्वपूर्ण कर लेना, इस कक्षा की महत्वपूर्ण बात शुरू हो गई है। अनद्यतने लंग मानी अनद्यतन, जो आज का नहीं है। मेरा मतलब यह है जो आज घटित नहीं हुआ। जैसे आज अभी जो है सायकाल 7 बजे है, और मैं कह रहा हूं कि जो आज सुबह घटित हुआ उसमें फिर लंग लकार का प्रयोग नहीं होगा। जो कल या कल से पहले जो घटित हुआ है वह अनद्यतन है। ये तो अनद्यतन शब्द की परिभाषा है। और फिर यह सूत्र है, महर्षि पाणिनि ने कहा कि अनद्यतने लंग मानी अनद्यतन भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग हमें करना चाहिए। यह हमें ध्यान रखना है। फिर मित्रों ये एक सूत्र आता है परोक्ष लिट, परोक्ष लिट लकार। यदि आपसे ये तो पूछा ही जा सकता है कि परोक्ष भूत में परोक्ष भूते कह लकार, परोक्ष भूतकाल के अर्थ में कौन सा लकार का प्रयोग होता है, तो ये सूत्र है परोक्ष लिट मानी जो परोक्ष है। अब परोक्ष शब्द का अर्थ देखो, परह मानी दूर, अक्षि मानी आंख, जो आंखों से परे है, मानी जो इंद्रियों से अगोचर है। ऐसी जो चीज जो बहुत पहले हुई, बभूव, एक राजा बभूव, इस प्रकार का जो बभूव इत्यादि, बभूताम, इस प्रकार बभूव, ये जो प्रयोग हो रहे हैं ये लिट लकार के प्रयोग होते हैं। आप हितोपदेश इत्यादि कथाओं में ये देखोगे, जो हमारी आंखों से परे घटित हुआ, इंद्रियों से जो अगोचर है, जिनको हम इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते, वहां पर जो है वो परोक्ष लिट का प्रयोग होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब मित्रों तीसरा जो भूतकाल का जो प्रयोग है वह है सामान्य भूत। सामान्य का मतलब क्या है? आमतौर पर तमाम तरह के जो भूतकाल है, जो दूरवर्ती है, समीपवर्ती है, वो सब के सब किस में आते हैं? लुंग लकार में आते हैं, सामान्य में आते हैं, सामान्य भूतकाल की परिधि में आते हैं। और सामान्य भूत जो है उसमें जिस लकार का प्रयोग होता है वह सामान्य भूत में जो है जिस लकार का प्रयोग होगा वो होगा लुंग लकार। ये ध्यान रखना। अब ये जो विभाजन है ये अति सूक्ष्म है।
अनद्यतन में लंग लकार, परोक्ष में लिट लकार, सामान्य भूत में लुंग लकार। ये मैंने आपको 3 बातें बता दी। यदि आप इनको देखोगे तो बहुत स्थानों पर आपको काम आएगी ये चीजें, ये मैं कह रहा हूं। मैंने आपको कहा कि देखिएगा, परीक्षा में हंस जो है वो हंस की स्थिति बताई थी मैंने। विद्यार्थी का मतलब ही वही है जो निरक्षीर विवेक न्याय से अपनी दृष्टि को अवलोकित करे और उस दृष्टि से वह अध्ययन अध्यापन करेगा तो निश्चित रूप से वह सफलता को प्राप्त करेगा। मित्रों, यही बात है। और मैंने इसीलिए कहा कि आपको पढ़ना क्या है। अब आपसे पूछ लिया कि सामान्य भूत इत्यस्मिन् काले व इत्यस्मिन् अर्थे या सामान्य भूतार्थे कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति, तो लुंग लकार का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। तो लुंग लकार में भूतकाल में 3 हो गए। कौन कौन से हो गए बोलो? एक तो हो गया लंग, लंग लकार का प्रयोग कहां करेंगे अपन? अनद्यतन में। एक हो गया लिट, परोक्ष में। परोक्ष का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, मानी कोई ऐसी घटना जो भूतकाल में हुई है जो इंद्रियों से गोचर नहीं है, अगोचर है वो। और सामान्य जो भूतकाल है जिसमें आमतौर पर सभी प्रकार के जो भूत हैं उनका प्रयोग जो है उसका ग्रहण हो जाता है, वहां पर लुंग लकार का प्रयोग करना चाहिए। ये जो चीज थी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मित्रों, आगे जो लकार है वो देखिएगा, हमने ये बात कर ली, ये सामान्य भूत में हो रहा है, तो हमने लट की बात कर ली, लिट की बात कर ली। चलो पहले लिट की बात कर लेते हैं और लुट की बात कर लेते हैं। ये 2 रह गए। तो ये इन दोनों लकारों का प्रयोग जो है वो भविष्य अर्थ में होता है, भविष्यार्थ है। भविष्य अर्थ का मतलब क्या हुआ? गा गे गी। अब भविष्य भी 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसा भविष्य जिसको हम भविष्य काल के भी, भविष्यत या भविष्य काल के भी हमारे वैयाकरणों ने 2 भेद कर दिए। एक जो है वो अनद्यतन भविष्य काल और एक जो है वो सामान्य भविष्य काल। जो अनद्यतन भविष्य है उसका मतलब मैं अनद्यतन शब्द का अर्थ बता चुका हूं, जो आज नहीं होगा, जो दूरवर्ती भविष्य है, मानी जो आने वाला जो काल है, बहुत आगे, दूरवर्ती जो भविष्य है, दूरवर्ती जो भविष्य है उसको क्या बोलेंगे अपन? अनद्यतन। ये हमें ध्यान रखना, मानी जो बहुत दूर है उसके लिए कौन सा लकार का प्रयोग होता है? तो लुट लकार। तो अनद्यतने लुट, इस प्रकार का सूत्र है। जैसे वर्तमान लट, आपको याद हो गया होगा, वर्तमान लट, परोक्ष लिट, अनद्यतन लंग भूतकाल में, और अनद्यतने भविष्य में जो है वो कौन सा लकार का प्रयोग होगा? लुट लकार का प्रयोग होगा। गंता, गंतारव, गंतारह, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। उसके बारे में ज्यादा जाना नहीं चाह रहा डिटेल के अंदर। हाँ, जब मैं कॉलेज लेक्चर्स के लिए और इत्यादि जो कुछ उच्च जो परीक्षाएं होगी उनके लिए जब कक्षाएं स्टार्ट करूंगा तब मेरे पास पूरा अवकाश होगा और पूरी तरह से मैं उसकी बात खोल के बताऊंगा। लेकिन सामान्य विद्यार्थी को ये जानना चाहिए कि कौन सा लकार किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो मित्रों, अनद्यतने भविष्य काल में लुट लकार का प्रयोग होता है, और सामान्य जो भविष्य है मानी जो समीपवर्ती है। अब यद्यपि ये जो भेद है ये व्याकरण की पुस्तकों में ही शोभित होते हैं, ये व्याकरण की पुस्तकों में ही केवल भेद किए गए हैं। आमतौर पर अब आजकल हम कभी भी लिट लकार का प्रयोग नहीं करते, लुंग लकार का प्रयोग नहीं करते, हम लुट लकार का प्रयोग गंता, गंतारो, गंतार प्रयोग करते ही नहीं है। हंता, हंतारो, हंतार, इस प्रकार पठिता, पठितारो, पठितार, इस प्रकार के प्रयोग करते ही नहीं है। तो देखिएगा, ये जो है ये हो गया हमारा सामान्य जो है वो समीपवर्ती, और उसके लिए एक सूत्र है, याद करो, लिट शेषे च, लिट शेषे च। शेष जो बच जाता है मानी अनद्यतन की परिधि से जो शेष भविष्य बच गया, जो समीपवर्ती मानी आज आने वाला है या कल आने वाला है, या इस प्रकार से मैंने कहा ये विभाजन की दृष्टि से हमें लुट लकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन लौकिक संस्कृत में इतना सूक्ष्म विभाजन केवल व्याकरण की पुस्तकों में ही है, सामान्य परीक्षाओं में इसकी चर्चा नहीं होती। हमें केवल ये जानना चाहिए, यदि आपसे कोई पूछ ले कि अनद्यतन भविष्य काल में कौन सा लकार का प्रयोग होता है, तो लुट लकार का प्रयोग होता है। और सामान्य भविष्य का सूत्र जो समीपवर्ती जो है उसके लिए लिट लकार का प्रयोग होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और ये सूत्र कौन सा है कि लिट शेषे से, तो ये लुट लकार का प्रयोग तो हो गया अनद्यतन में, अनद्यतन भविष्य में, और इसका हो गया सामान्य भविष्यार्थ है।
यदि आपसे देखो परीक्षक क्या करता है, वह आपसे क्या करेगा, सामान्य भविष्यार्थे कह लकार है, इस प्रकार से आपको पूछ लेगा। आपकी समस्या क्या है कि सामान्य नाम सुनते ही गड़बड़ हो जाएगी कि सामान्य क्या होता है, हम तो केवल भविष्य काल को जानते हैं। इस भविष्य काल के दो भेद हो गए, अनद्यतन और सामान्य। अनद्यतन जो है उसमें लुट होता है, सामान्य जो है उसमें लिट होता है, और लिट लकार को करने वाला जो सूत्र है वह है लिट शेष च। यहां तक हो गया। देखिएगा, लट कर लिया, लिट लुट लिट, लेट लकार का प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा आता है एषु लकारेषु कस्य लकारस्य प्रयोगः केवलम वैदिक संस्कृते एव भवति स्म। कौन सा लकार है जिसका केवल वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता था, तो वो लेट लकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं होता। मित्रों, लोट लकार की बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोट और लिंग लकार की हमें एक साथ बात करनी चाहिए, और इसके लिए मैं यहां से ये मिटा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों, लोट लकार, पहली बात तो देखिए, जैसे मैंने कहा पठती पठता पठंती, कौन सा लकार है, तो आप कहोगे लट लकार है। हमने कहा अपठत अपठताम अपठन, कौन सा लकार है कि लंग लकार भूतकाल है। मैंने कहा पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, कौन सा लकार है कि लिट लकार है। और यदि मैंने कहा पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम, हसतु हसताम हसन्तु, हस हसतम हसत, हसानि हसाव हसाम, ये जो प्रयोग है ये कौन से लकार का कौन से पुरुष का, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन वो प्रश्नों की तरफ हम बाद में चलेंगे। पहले इस सामान्य जानकारी को इतना मजबूत मेरा विद्यार्थी वर्ग बन जाए कि सामान्य आप जो हैं, देखिए वो शिक्षक बनने वाले हैं जिनको जाकर के अष्टम वर्ग तक, अष्टमी 8th स्टैंडर्ड तक का संस्कृत पढ़ाना है, किसी को 10th मानी 10वीं स्तर तक का संस्कृत पढ़ाना है, कुछ लोग आगे 11th और 12th में जो संस्कृत जिन विद्यालयों में होती है उनको ये पढ़ाना है। तो वहां तक हमें कौन से कितने ज्ञान की अपेक्षा होती है, एक शिक्षक को कितना ज्ञान होना चाहिए। मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, ताजमहल उधर बनने से पहले किसी के मस्तिष्क में बना था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार आपके जिंदगी का जो चित्र है वह सजीव चित्र आपके मस्तिष्क में यह होना चाहिए। आने वाले 5 साल में आपको जीवन में किस स्टेज पे जाना है, आप खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, और उन छोटे छोटे नन्नू को ये इस प्रकार का ज्ञान देकर के आप उनका कितना उपकार करेंगे। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माता होता है, वो कई संस्कृतियों का निर्माता होता है। प्रलय और कल्याण उसी की गोद में बसा करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसलिए हम भले ही जो है गुरुकुल पद्धति से भले शिक्षित नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं, संस्कृत बोलने के लिए, संस्कृत भाषणाय कस्यापि चोटिकायाः आवश्यकता नास्ति, गेरू वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, थैले की आवश्यकता नहीं है। अस्माकम, देखो हमने हिंदी में जानते हैं ना, जप माला छापा तिलक, सरे ने एको काम, मन रांचे नाचे, सांचे राचे राम। तो वस्त्रों से ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। यदि आप कोट पैंट पहने हुए हैं तदपि संस्कृतम वक्तुम शक्नुवन्ति। संस्कृत अतीव सरलम भाषा अस्ति, अतीव सरला भाषा वर्तते, अस्माकं मनसि संस्कृतस्य भयं वर्तते, यह संस्कृतम कठिनम संस्कृतम कठिनम संस्कृतम कठिनम। और दूसरी बात यह भी है, मैं यहां पर शिक्षकों का भी, कुछ शिक्षक जो संस्कृत के ज्ञान को छिपाते हैं, जितना आपके लिए आवश्यक है, जो मेरा टारगेट ग्रुप है उस ग्रुप के अनुसार जितने ज्ञान की आवश्यकता है, एक शिक्षक का यह दायित्व है कि उसको देना चाहिए। और मैं मेरे भावी शिक्षकों से यह अनुरोध और आग्रह करता हूं और आपको अभी से शुभकामना देता हूं, आप निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में सफल होंगे। तो अपने आप को, पहले मैं कह रहा था कि अपने मस्तिष्क में इस प्रकार का चित्र स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे जीवन में करना क्या है। यदि ये चित्र आपका स्पष्ट होगा तो आपको जो है अपने आप वो स्वप्न जो है वो अपने आप कर्म की तरफ आपको प्रेरित करता है। तो मित्रों, अपने आप को शिक्षक मानिए। जब अभी मुझसे आप पढ़ रहे हैं तभी भी आप शिक्षक के भाव से पढ़िएगा, विद्यार्थी के भाव से नहीं। जिन लोगों ने बीएसटीसी और बीएड कर लिया है वह कतई सामान्य विद्यार्थी नहीं है, वह स्नातक परास्नातक और कुछ लोग तो शोधक छात्र भी हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो है वो अपने आप को शिक्षक माने, शिक्षा वाला अध्यापक माने, और उस भाव से आपको पढ़ना है तो आपको बहुत आनंद आएगा। मित्रों देखिए, मैं पहले एक सूत्र लिखता हूं, देखिए, विधि निमंत्रण आमंत्रण आमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु
लिंग, और फिर आगे जो है वो कहते हैं लोट च। ये सूत्र है तृतीय अध्याय के अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 116वां सूत्र है, मेरे हिसाब से 116वां सूत्र होना चाहिए। और फिर आगे सूत्र आ जाता है लोट चे, और ये जो है तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 117वां सूत्र है। इन दोनों अर्थों में, इन अर्थों में ये दो लकार होते हैं। कौन कौन से अर्थ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न डीट में आया हुआ है कि विधि निमंत्रण इत्यादिषु अर्थेषु कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। तो दोनों लकारों का प्रयोग होता है, किसका, लिंग का भी और लोट लकार का भी। अब लिंग में भी मैंने आपको दो अर्थ बता दिए थे, एक तो विधि लिंग मानी जो चाहिए अर्थ वाला है, जैसे मैं कहूं कि आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं मुझे कहना चाहिए स पठेत, भवान पठेत, त्वम पठेत, अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से वयम पठेम, आवाम पठेम, इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कल की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, अनुवाद की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से उसको आपको छोड़ना नहीं है। आज चूंकि मैं आपकी एक भूमिका बना रहा हूं, तो मित्रों ये चाहिए में है, और ये इसको जब आप ब्लेसिंग किसी को देते हो, आशीर्वाद किसी को देते हो, शुभम भूयात, शुभम कुर्यात, सत्यम ब्रूयात, इस प्रकार से जो चीजें हैं वह आशीर लिंग में होती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। लिंग लकार के दो भेद हैं, विधिलिंग और आशीर लिंग। और फिर लोट लकार जो है, देखो विधिलिंग में और लोट में जो मुख्य अर्थ है, लोट में आजा मानी इंपेरेटिव सेंटेंस जो उसको हम बोलते हैं, वह लोट लकार है। शुड भी जो है वो लिंग लकार है, इस दृष्टि से सोचना चाहिए। तो लोट लकार में आजा दी भी जाती है और आजा ली भी जाती है, लेकिन आजा के साथ साथ में क्या है, तो विधि अर्थ मानी चाहिए अर्थ। आपको किसी को निमंत्रण करना है, किसी को आमंत्रण, इन दोनों शब्दों में अंतर है। निमंत्रण आमंत्रण, किसी को आपको जो है प्रश्न करना है, मानी आजा देनी, आजा लेनी है। अधिष्ट अनुरोध करना है किसी से, अधिष्ट मानी अनुरोध करना है, प्रश्न करना है, किसी से प्रार्थना करनी है, ओम, किसी के लिए प्रार्थना करनी है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी प्रार्थना में भी यही है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भवन्तु प्रार्थना हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानि भवाव भवाम। इस प्रकार से यदि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। संतु जो है वो अस धातु का रूप है, अस्तु स्ताम संतु, एधिस्तमस्त, असाम असाव असाम, ये एधि बनता है यहां पर, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप है। जैसे ददातु, दत्ताम, ददत्तु, ददंतु नहीं होता है, देहि दत्तम दत्त, ददामि ददाव ददाम, इस प्रकार से इनका रूप चलना चाहिए। तो मित्रों प्रार्थना, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु लोट लकार है, सुखिनः वो तो प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है, खैर सर्वे भवन्तु सुख, सर्वे संतु निरामयाः, सब रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, इसका धातु है पश्य धातु का तो दृश्य होता है, दृश्य धातु का पश्य आदेश हो जाता है, मूल धातु दृश्य है, दृश्य का पश्य आदेश हो जाता है। चार लकार हमारे यहां पर देखो सार्वधातुक है, एक लिट लकार है वो आर्धातुक है, ये भी ध्यान रखना आपने, वो आगे बात करेंगे। तो सर्वे संतु निरामया, फिर कहते हैं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी जो है वो कल्याणकारी चीजों को देखे, पश्यन्तु माने देखे, मां कश्चित्, मां मत हो, किसी के भाग्य में भाग भवेत, किसी के भाग्य में दुख न लिखना चाहिए, ये चाहिए अर्थ में फिर भवेत भवेताम भवेयु, ये जो है इस प्रकार से, जब हमें इस प्रकार से ज्ञान होगा तो मंत्र आपके सामने नाचने लग जाएंगे, श्लोक आपके सामने नाचने लग जाएंगे। हमारी शिक्षा पद्धति रटन विद्या वाली शिक्षा पद्धति नहीं थी, ये शिक्षा पद्धति ऐसी थी जिसके अंदर प्रत्येक, और संस्कृत में तो रटनस्य कापि वार्ता एव नास्ति, कापि बिंदु नास्ति, वस्तुतः संस्कृतम क्रियात्मकम वर्तते, और इसीलिए कहा गया है कि जानम भार क्रियाम विना यावत पर्यंतम अस्माकम जानम, अस्माकम हृदय यत् जानम अस्ति, जो जान है तस्य जानस्य क्रियायाम प्रयोगः न भवति, यदि क्रिया में प्रयोग नहीं होता है, चेत तत् जानम भार स्वरूपः अस्ति, वह जान जो है वो हमारे मस्तिष्क पर वो रखी हुई एक पोटली है। इसलिए कहते हैं जान को यदि जान के रूप में परिणत करना है तो क्रिया में उतारना सीखिएगा। और इस प्रकार से संस्कृत में आपको प्रतिदिन कहता हूं, मैं आपको प्रतिदिन आश्वस्ति भी करता हूं कि संस्कृतम अतीव सरलम, अतीव सरलम, अतीव सरलम, अस्माकं मनसि यदि एषा माला वयं प्रतिदिनं जपामः, यदि हम प्रतिदिन जपेंगे तो स्वयं में वो संस्कृतम आगमिष्यति इति ध्यातव्यम।
तो मित्राणी ये ध्यान दो, ये देखो विधि में, निमंत्रण में, आमंत्रण में, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना में लिंग लकार का, और फिर आगे कह देते हैं लोट और लोट लकार का भी प्रयोग होता है। फिर वो और सूत्र लिखते हैं आशीषी लिंग लौटो, आशीषी लिंग लौटो। तो यह इस प्रकार से ये जो है आगे में ज्यादा नहीं चाह रहा, लेकिन लिंग लकार और लोट लकार का प्रयोग, और लिंग लकार का जो है उसके दो भाग मैंने बता दिए, विधिलिंग और आशीलिंग। इसके विधिलिंग लकार के रूप जो है पठेत, पठेताम, पठेयु, इस प्रकार से जो है रूप वहां पर चलते हैं। तो मित्रों हमने लट लकार की बात करी, लिट की, लुट की, लिट की, लेट, लोट, लंग, लिंग लकार की बात करी, लुंग लकार की बात करी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है लिंग लकार। लिंग लकार जो है उसका प्रयोग कहां होता है? हिंदी में आप सब लोगों ने सुना होगा, एक वाक्य होते हैं जिसको हिंदी व्याकरण में हेतु हेतु मध्य वाक्य कहते हैं। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, माने क्रिया का न करना या न होना, क्रिया का न होना या न करना, इन अर्थों को जो है, या उसके होने पर उसका होना, जिसको कहते हैं क्रियातिपत्ति। जो क्रियातिपत्ति है, जो क्रियातिपत्ति है, उस क्रियातिपत्ति में उस अर्थ में, मानी एक के होने पर, यदि मैं कहूं यदि वृष्टि अभविष्यत, तो लिंग लकार का मतलब होता है अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्यय, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याम, हलंत हो जाता है अभविष्य, अभविष्याम, अभविष्याम। तो इस प्रकार से यदि मैं कहूं कि यदि हम प्रतिदिनम अक्रीडिष्यम, यदि मैं प्रतिदिन खेलूंगा, खेलता होता तरई अहम स्थूलः न भवामि, तो मैं स्थूल नहीं होता। इसी प्रकार से यदि मैं कहूं कि यदि सह अद्य अपठिष्यत, यदि वह आज पढ़ता, चेत परीक्षायाम 100% उत्तीर्णम अभवत, तो परीक्षा में 100% उत्तीर्ण अभविष्यत या अभवत हो जाता होगा। इस प्रकार का जो प्रयोग है वो लिंग लकार में प्रयोग होता है। तो ये आपसे पूछ ले कि क्रियातिपत्तौ कह लकार, क्रियातिपत्तौ, क्रियातिपत्ति में क्रियातिपत्तौ कह लकार, क्रियातिपत्तौ कह लकार, यदि इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है तो यहां पर आपको यही लकार करना चाहिए। लिंग निमिते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमिते लिंग क्रियातिपत्तौ एतत् सूत्रमस्ति, अनेन सूत्रेण क्रियातिपत्तौ अर्थे लिंग लकारस्य प्रयोगः भवति। तो मित्रों ये इस कक्षा के अंदर, हालांकि मैंने आपको शुरुआत तो यहां पर करी थी कि लकार, गण, धातु, क्रिया, पुरुष और वचन सब कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन जब शुरुआत की तो मुझे लगा कि ये केवल लकार ही इस कक्षा में जो है वो पूर्ण हो पाए हैं। आगे हम बात करेंगे समस्त जो धातुएं हैं, धातु क्या है, गण क्या है, क्रिया, पुरुष और वचन क्या है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, गण जो है समस्त जो धातुएं हैं, उन धातुओं को हम उत्पत्ति की दृष्टि से यदि देखें या पाठ की दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार की धातुएं होती है। औत्पत्तिक धातु, औत्पत्तिक धातु जिसकी उत्पत्ति हुई, महर्षि भगवान पाणिनि ने धातु पाठ में 1943 धातुओं का वर्णन किया, वो औत्पत्तिक धातु है। फिर आतिदेशिक धातु जिसमें 12 सन, क्यप, क्यंग, क्यामच, हणिच, णिंग इत्यादि जो प्रत्यय लगकर की जो धातु बनाती है उसको बनती है, उसको आतिदेशिक धातु। और फिर जो है सौत्रिक धातु, जिन धातुओं का प्रयोग सूत्रों में हुआ, उन समस्त धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है। भवादि गण, अदादि, भवादि, अदादि, रुदादि, क्रियादि, तनादि, चुरादि इत्यादि गण। क्या होता है गण, पुरुष, वचन, इसके बारे में प्रतीक्षा कीजिएगा। कल की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी अनुवाद की दृष्टि से। तब तक के लिए इन बातों को बार बार अभ्यास करें, रिवाइज करें। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।